नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 राज्यों के आए चुनाव परिणाम को लेकर देश की जनता को केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम भारी बहुमत से जीते हैं, तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। धामी ने कहा कि यह इस बात की ओर इंगित करता है कि देश की जनता परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ गई है। किस तरीके से देखते हैं आप? लगातार जो इस बात का दावा भी कर रहे थे, सारे एग्जिट पोल फेल साबित हुए। देखिए, पूरे देश के अंदर जो मोदी जी का सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और तुष्टीकरण और परिवारवाद जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार किया है, ऐसे दलों को उन्होंने विदा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। ये इस बात का संकेत है। और आने वाले 2024 के जो चुनाव के परिणाम हैं वो स्पष्ट अभी से ही हो जाते हैं कि 3/4 बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी के दृष्टिगत आज सीएम धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून तक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को यथाशीघ्र सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड में काफी संख्या में इन्वेस्टर आएंगे और वह यहां पर उद्योग लगाएंगे। तैयारियां क्या हम फुल प्रूफ कर चुके हैं? सभी तैयारियों को, चूँकि ये जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हम कर रहे हैं वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हमने ये काम शुरू किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जहाँ निवेश बढ़े, यहाँ की आर्थिकी बढ़े, रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़ें, वहीं हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को अपने घर के पास ही काम मिले, रोजगार मिले। और ऐसे जो निवेशक हैं जो इस को प्राथमिकता देंगे या अधिकांश रोजगार सृजन करेंगे, उनको हम प्राथमिकता देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट के बेताज बादशाह खानपुर विधायक उमेश शर्मा के आह्वान पर रुड़की पहुंचे और यहां की जनता के साथ साथ क्षेत्र के कोच और प्रशिक्षित खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जिन्हें विधायक उमेश कुमार और मोहम्मद शमी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं नेहरू स्टेडियम में आम जनता के पहुंचने के कारण व्यवस्था भी बिगड़ती रही। कुछ देर बाद ही मोहम्मद शमी और विधायक उमेश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजानदास एवं कैंट विधायक सविता कपूर ने दिव्यांगजनों को सम्मानित किया, जिसमें उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी एवं खिलाड़ी स्वतः रोजगार में रत सेवा योजनाओं को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। समाज कल्याण के निदेशक आशीष ने बताया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष ऐसे ही दिव्यांगजनों को सम्मानित किया जाता है। 1998 से हर वर्ष दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम
एसडीजी है। इस बार थीम के माध्यम से रखा गया है दिव्यांग जनों को किस तरह से विकास हो सकता है। इस थीम में यही दर्शाया गया है ताकि दिव्यांग जनों को संस्कृत, सामाजिक, वैश्विक स्तर पर दुनिया एक नज़र से देखे, ऐसा हमारा प्रयास है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। 3 दिसंबर को ये होता है। तो उसी के क्रम में 65 हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और सरकारी सेवा में रत हमारे कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने स्वरोजगार में जो रत हैं, ऐसे लोग हैं, और सेवा योजक जो हैं, ऐसे लोग हैं, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है। और उसी के क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है। तो प्रतिवर्ष क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन का जो दिवस है हर साल आयोजित किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर हुआ था 1992 में, तो उसके क्रम में ये उसके बाद 1998 से हर वर्ष मनाया जाता है। और हर वर्ष इसकी थीम जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस वर्ष की जो थीम है उसमें जो हमारे एसडीजी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो उसके क्रम को लेके की गई है कि उसमें जो समावेशी विकास के लक्ष्य हैं, उसमें जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनका भी किस तरह से योगदान हो सकता है और उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ताकि सभी क्षेत्रों में इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता एक मिले और उसी के अनुसार जो हमारी नीतियाँ बने और उसी के अनुसार कार्य। थैंक यू। दिव्यांग दिवस पर आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजानदास एवं कैंट विधायक सविता कपूर ने दिव्यांग जनों को सम्मानित किया, जिसमें उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी एवं खिलाड़ियों ने स्वतः रोजगार में रत सेवा योजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। समाज कल्याण के निदेशक आशीष ने बताया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष ऐसे ही दिव्यांग जनों को सम्मानित किया जाता है। 1998 से हर वर्ष दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी थीम अलग होती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम एसडीजी को इस बार थीम के माध्यम से रखा गया है। दिव्यांग जनों का किस तरह से विकास हो सकता है, इस थीम में यही दर्शाया गया है ताकि दिव्यांग जनों को संस्कृत, सामाजिक, वैश्विक स्तर पर दुनिया एक नज़र से देखे, ऐसा हमारा प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 9 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में हो रहे इन्वेस्टर समिट में भी प्रतिभाग करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा है। राजपुर विधायक खजानदास ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाते हैं। उत्तराखंड में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इन्वेस्टर समिट पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 2018 के इन्वेस्टर समिट में लाखों रुपए का करार हुआ था, लेकिन वह जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाया है। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब जब उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात देके जाते हैं और उनका अभिनंदन है, स्वागत है। 3 दिन बाकी रह गए इन्वेस्टर समिट के लिए। जो व्यवस्थाएं शहर में चाक चौबंद की दिख रही थी, वो क्या दिख रही हैं आपको, क्या लग रहा है? इन व्यवस्थाओं का क्या करना है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे राज्य को क्या मिलने वाला है। क्योंकि 2018 का अगर इन्वेस्टमेंट मीट देखे, उस पर कई लाखों के करार हुए थे, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाए। और इसका क्या हाल होगा मुझे पता नहीं। मैकेंजी और कई अन्य चीज़ों को लेकर हमने सवाल उठाए थे। देखते हैं आने वाला समय क्या दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी 9 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में हो रहे इन्वेस्टर समिट में भी प्रतिभाग करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा है। राजपुर विधायक खजानदास ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाते हैं। उत्तराखंड में उनका अभिनंदन है और स्वागत है। इन्वेस्टर समिट पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 2018 के इन्वेस्टर समिट में लाखों रुपए का करार हुआ था, लेकिन वह जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाया।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी में वन विभाग ने एनएच इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी 44 अवैध दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया था, जिसे आज प्रशासन की टीम ने जेबीसी चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस बीच लोगों की अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से हल्की बहस भी हुई, मगर प्रशासन ने किसी की एक ना सुनी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कराया। के अंतर्गत जो 44 दुकानें हैं लगभग, और उनको हटाने की आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इनकी लीज समाप्त हो गई है, पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की गई थी। तो मामला जो है इसमें उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय में इनको कुछ समय प्रदान किया गया था, वो समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है। कुल कितनी दुकानें हैं, कब से यहाँ पे? ये 44 दुकानें हैं और इनकी काफ़ी पुरानी लीज थी, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। लीज अभी इनकी प्रेजेंट में नहीं रही थी और बीच में भी मामला माननीय न्यायालय में चला गया था। उसके बाद वहाँ से भी जो उनको समय सीमा मिली थी वो भी समाप्त हो गई है। उसके बाद आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 44 दुकानें कुल हैं और 1965 की इसमें लीज़ दी गई थी एचएन इंटर कॉलेज के नाम पे। तो एचएन इंटर कॉलेज को हमने लीज़ दी थी। उसके बाद ये दुकानें जो हैं अवैध रूप से बनी हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक इसका जो केस हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 4 महीने का समय दिया और 4 महीने के समय में इनके द्वारा खुद ही अंडरटेकिंग दी गई थी कि ये खुद ही दुकानों को स्वतः ही खाली कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर तक का समय बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फेस्टिव सीज़न को देखते हुए इनको एक महीने का एक्सटेंशन दिया। 30/11/2023 तक माननीय उच्च न्यायालय ने इनको खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में 1 तारीख को हमारे द्वारा इनको 24 घंटे में पूरी दुकानें खाली करने के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके क्रम में इन्होंने दुकानें खाली भी कर दी थी। और आज जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। शशि देव। बेरोजगार तो हम जीरो से चालू होंगे। अब हमारे लिए मतलब सरकार ने कोई हमको जो है राहत नहीं दी किसी प्रकार की। सर हम इतना परेशान है, मतलब तुम्हारा 2000 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। 21 साल हो गया, सारा कारोबार हमने यहाँ जमाने के बाद आज सर हम बेरोजगार हो गए हैं। सर हम परेशान बहुत हैं। मेरा नाम नदीम अहमद। ये सर देखिए, हमारी तो यहाँ 30-35 साल पुरानी दुकानें हैं, कुछ 25 साल 30 साल। मतलब ये एचएन स्कूल ने हमें मतलब बना के दी थी। हम लोग अवैध नहीं थे, लेकिन क्या है परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हमारे। मतलब जो लीज थी वन विभाग की वो खारिज हुई और एचएन से खारिज हो गई, इसलिए एचएन ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तो इसलिए हम व्यापारियों का तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। अब हम चाहें कहाँ, ये बताइए कि एकदम व्यापारियों को उजाड़ना, और ये बहुत बड़ी समस्या है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कुछ समय मोहलत और देते, ताकि अपना व्यापारी दूसरी जगह मतलब जमा लेते। और पहले हम किराया भी देते रहे वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन बाद में इन्होंने किराया भी लेने से इनकार कर दिया। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं यहाँ मलिक मेडिकल स्टोर का संचालक था। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाली 8 ट्रेन अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि रेलवे में ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया। साथ ही ट्रेनों के निस्तांतरण की तिथियां भी जारी कर दी गई है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी देते हुए स्टेशन सुप्रीडेंट विपुल नोटियाल ने बताया कि आगामी 3 माह तक ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों की पटरियों के कार्य व आगामी दिनों से कोहरे के चलते संचालन बंद किया जा रहा है। यह आदेश आगामी 3 माह तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि जिन 8 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है, इनमें से कई ऐसी ट्रेन हैं जो बीच बीच में संचालित होती रहेंगी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अलग डायरेक्शंस की, जैसे कई आपके लखनऊ साइड की हैं, कई आपके दिल्ली इंदौर साइड की है।
ये अलग ट्रेन्स के अलग अलग ड्यूरेशन है इनका, और इसका मेन कारण इसका ये है, देखिए पहला तो फॉग के टाइम में हर साल रहता है ऐसा, ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं तो पैसेंजर को इनकन्वीनियंस रहती है, तो इसलिए करते हैं इनको कैंसिल करके शॉर्ट ट्रैक चलाते हैं कई कई जगह पे, ताकि पैसेंजरों को सुविधा रहे। और आपके सेकंड रीज़न रहता है, जैसे कोई मेजर काम होते हैं वो लोग इस टाइम पे पूरा कवर करते हैं, इस टाइम में ट्रेन कैंसिल रहती हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मथुरा में हो रहा है हमारा, तो उस चक्कर में भी ट्रेन कुछ कैंसिल कर रहे हैं। हमारे स्टेशन से जो अफेक्टेड हैं हमारे स्टेशन की तरफ की, ये है 8 ट्रेनें, इसमें से आपकी जैसे आपके 1 2 3 4 हाँ 2 हैं आपके इधर की लखनऊ साइड की, जो बनारस है 5119 5120 जनता बोलते हैं जिसको, जनता एक्सप्रेस, वो है आपकी। ये ऑल्टरनेट डेज में कैंसिल हो रही हैं, ये जैसे पहले होता था कि पूरे महीने पर कैंसिल कर दिया, अब ऑल्टरनेट डेज से आज आएगी तो कल नहीं आएगी, ऐसे करके आज चलेगी तो कल नहीं चलेगी, ऐसे करके कैंसिल हो रही हैं। ये एक है आपकी जनता जो आपकी जाएगी लखनऊ वाराणसी, ठीक है, और दूसरी आपकी है दिल्ली साइड की, जैसे आपकी नंदा देवी हो गई और आपके उज्जैन हो गई, इंदौर हो गई, ये गाड़ियाँ हैं आपकी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिनेशपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव और नगर सत्संग बिहार के 35वें वार्षिक उत्सव पर नगर भक्ति के रस में सराबोर हो गया है। इससे पूर्व बांग्ला समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धजकर ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम युवा सम्मेलन और मातृ सम्मेलन शुरू किया गया। मुख्य सभा में वक्ताओं ने ठाकुर जी के अनुयायियों को ठाकुर जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस बार हमारे आचार्य देव का जो निर्देश है, ये हर व्यक्ति को ठाकुर से जुड़ना है। बहुत लोग ठाकुर से दीक्षा लिए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए इसलिए कि जो ठाकुर जी का जो नीति नियम है वो सब मान नहीं पाते हैं और उनके साथ संपर्क भी नहीं बन पाता है। और कोरोना काल में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, जिससे कि सत्संग वगैरह सारे बंद रहा। इसी चलते मनुष्य जो ठाकुर का नीति नियम को भूल गए, सत्संग में शामिल होना जो होता था रेगुलर बेसिस में, वो सब अभ्यास छूट गया, जिससे कि वो ठाकुर से काफ़ी दूर चले गए हैं। लेकिन ठाकुर से जितना हम दूर जाते हैं उतना हमें दुख कष्ट और मैंने हर समस्या का प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है हमारे जीवन में, और जितना समस्या आएगा जीवन में उतना कष्ट भोगना पड़ता है। और जो ठाकुर हमारे प्रेमी जो हैं, मानव प्रेमी हैं, वो ठाकुर हमेशा चाहते हैं कि मनुष्य सुखी हो, मनुष्य आनंद में रहे और उन्नति करे जीवन में। इसलिए उनका जो धर्म का एक रूप है बढ़ना, जो बचना है बढ़ना है, अच्छा रहना। इसके बाद जो है दिलीप कौरगा हरिद्वार से दादा साहब कौरगा की मंच पर आए। जन्म दिवस है, जन्म महोत्सव है, हम लोग दिनेश डॉक्टर आशीष कुमार घोषदा आए, मंच का आसन ग्रहण करें। भक्त लोग आए हैं, श्रद्धेय कीर्ति कुमार गांगुली दा आए, मंच का आसन ग्रहण करें। चंद्र जी के भाव आदर्श में रविंद्र नाथ गुप्ता दा मंच पर आए, आसन ग्रहण करें। कैसे गठन किया जाता है इस भूमि का, मानस नायक दा हमारी आसन ग्रहण करें। जो है मातृ सम्मेलन सुनील में हल्दर दा आलोचना आसन किया, ग्रहण करें। उनके बारे में आलोकपात किया, और जो कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। हमारे जो छोटे छोटे माताएं भी हैं, सामूहिक माताओं ने संगीत प्रस्तुत किया बहुत ही सुंदर ढंग से, और एक ग्रुप में जो है हमारे छोटे छोटे माताओं ने इन्होंने नृत्य गीत के साथ और संगीत आज की सभा में एक विशेष कार्यक्रम ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे वयोवृद्ध कर्मी रुहिताश मल्लिकदा जो बहुत पुराने कर्मी हैं और वयोवृद्ध हो गए हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। तो मैं रुहिताश मल्लिकदा से अनुरोध करूँगा कि वो आए, उनका सम्मान करेंगे। बहुत पुराने कर्मी हैं यहाँ के। भूमिका में, विषय में या हमारे संसार श्रद्धेय गठन के रुहिताश कार्य में मल्लिकदा कहीं पे भी हम लोगों ने नहीं पाया है। ठीक होगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। आज भी इनकी कीमतों को अपडेट किया गया है। देश भर में एक बार फिर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 21 रुपए की बढ़त हुई है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1797.50 रुपए का मिलेगा। गैस सिलेंडर पर बढ़ती मूल्य को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा रहता नहीं, वह इस तरीके की बातें उठाती रहती है। गैस सिलेंडरों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी हमारी केंद्र की सरकार ने दी है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो इस तरह की बातें उठाते रहते हैं। देखिए, महंगाई जो सिलेंडर को सर्वाधिक सब्सिडी देने वाला अगर कोई है तो हमारी केंद्र सरकार है। और हम चाहे अन्य योजना की बात करें, चाहे गरीबों के लिए हर योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उनको राहत देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका निश्चित रूप से उसका असर भी दिखाई देता है। चौहान जी, खबरें अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होंगे। और जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, भाजपा ने तो नारा ही दिया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन विगत 10 वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ी है आप देखिए, 100 गुने से 150 गुने तक महंगाई बढ़ गई। जो सिलेंडर 400 रुपए का होता था आज वो सिलेंडर 1300 रुपए पहुंच गया। अभी व्यावसायिक सिलेंडरों के जो कमर्शियल सिलेंडर उनके दाम कल परसों में फिर बढ़ा दिए और रसोई गैस के दाम फिर बढ़ा दिए इन्होंने। और दालों के दाम कहाँ पहुंच रहे, तेल कहाँ पहुंच रहा है, नमक तक सस्ता नहीं। जो नमक के साथ रोटी खाते थे वो भी 50 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। तो ये स्थिति महंगाई की इस प्रदेश में है। और प्रदेश हमारा नौकरी पेशा प्रदेश है और मनी ऑर्डर सिस्टम से हमारा प्रदेश चलता है। सारे लोग बाहर कुछ 2 रुपए कमा के अपने बच्चों के लालन पालन के लिए भेजते हैं। लेकिन सरकार का महंगाई रोकने में विफल रही है और सरकार ने महंगाई रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। गरीब की जेब में डाका डालने का काम किया और गरीब के पेट में लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं को अपनी और जहां पहले भी आकर्षित करती रही है, वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उत्तराखंड अब वर्तमान में फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। रुद्रपुर पहुंची फिल्म लव ब्लड की टीम ने मीडिया से बात करते हुए जहां फिल्म लव ब्लड को सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर बताया, वहीं उत्तराखंड की वादियों की सुंदरता को फिल्म की लोकेशन के लिए बहुत अहम बताया। ये जो मेरी मूवी है ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इसमें मार्केट के नॉन एक्टर्स हैं फैजल खान, पायल मुखर्जी, शेर अग्रवाल। बाकी की 75% में कास्ट टोटल उत्तराखंड से कर रहा हूँ। और अभी हमारी जो बातें चल रही हैं, हेमंत पांडे से बात चल रही पर कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में हेमंत पांडे भी देखने को मिले। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं को अपनी और जहां पहले भी आकर्षित करती रही है, वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उत्तराखंड अब वर्तमान में फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। रुद्रपुर पहुंची फिल्म लव ब्लड की टीम ने मीडिया से बात करते हुए जहां फिल्म लव ब्लड को सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर बताया, वहीं उत्तराखंड की वादियों की सुंदरता को फिल्म की लोकेशन के लिए बहुत अहम बताया। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।